वो ग्लैंड जो होती है मुख्य रास्ते में नहीं होती है, साइड साइड से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ग्लैंड फॉर डाइजेशन। संबद्ध पाचन ग्रंथियां यानी उससे जुड़ी हुई है, कनेक्टिव ग्लैंड यानी उसी से जुड़कर, किससे जुड़ी हैं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बगल में रहती है और वही पाचन का काम करती रहती है। तो पहली ग्रंथि बताओ भैया, पहली ग्रंथि में कौन हो जाएगा, इसको तो मिटा दे, ये तो किसी काम का नहीं। तो ग्रंथि उधर तो हमने आहार नाल लिख दिया, इधर ग्रंथि नंबर 1 बोलते हैं। पहला कौन सी हो जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दूसरा बोलिए, दूसरा 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 याद करिए, यहाँ पर क्या था, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड था कि नहीं, गैस्ट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, जठर। अरे भैया इसी में से ना निकला था आपका, एक निकला था रेनिन, एक निकला था आपका पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन। ये भले आहार नाल का हिस्सा है, लेकिन इस आहार नाल में जो साइड साइड में गोल गोल हिस्सा है वो आहार नाल का थोड़ी, उससे तो जुड़ा हुआ है वो। तीसरी ग्लैंड बताएंगे, लीवर। चौथा बोलेंगे गाल ब्लैडर। भाई लीवर पीत बना के छोड़ता किसके पास, गाल ब्लैडर के पास, ये भी तो साइड में जुड़ा है। खाना ऐसे जाता है क्या इसमें से, लीवर चाचा आपके पास भी आता है, ऐसे जाएगा नहीं आएगा। जो खाने को कंप्लीट किया था, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय। ये 3 तरह के एंजाइम छोड़ा था ना, लेट हर चीज को पचा दिया था, लाइपेज एमाइलेज। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रास्ते में नहीं आया था, साइड में टुकुर टुकुर देख रहा था, खाना आया छोड़ दे रहे, थूक दो में तो ऐसे ऐसे एंजाइम छिड़क दे रहा था, वो रास्ते में नहीं था भाई, वो साइड में था आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, हम यहाँ आपको 2-3 चीज पे ही गौर किए हैं, उससे ज्यादा चीज को नहीं बताया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए लार ग्रंथि बता दी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बता दी है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ गाल ब्लैडर बता दी है, लेकिन लीवर नहीं बताया, क्योंकि लीवर बहुत बड़ा ग्लैंड है, वो लीवर डाइजेशन में क्या हेल्प करता है बस हम वो बता दिए। पैंक्रियाज कंप्लीट नहीं बताया, पैंक्रियाज डाइजेशन में क्या मदद करता है वो बता दिए। समझ गया? इसी में लड़का पूछ रहा था सर पैंक्रियाज नहीं है, भाई जो पूछ रहे थे वो गलत है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, वहां दिया हुआ है पीडीएफ। हाँ ये बात मानते हैं कि कभी कभी मिस्टेक हम लोग से हो जाती है, लेकिन जो चीज नहीं है उसको आप एम्फेसाइज करके जोड़ देके कहिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। समझ गया? तो पाचन के कितने रास्ते हैं, एक आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके बीच में सारी चीजें घूम रही हैं, दूसरा जो उसके साइड साइड में कनेक्टेड ग्लैंड है यानी संबद्ध पाचन ग्रंथियां। तो दोनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसमें हम आपको A to Z चीज पढ़ाएं, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, कोई कोताही नहीं की, क्योंकि पता है इसके बाद ये चीज मिलेगी ही नहीं, लेकिन इसमें हम आपको कोताही करके पढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये तो ग्लैंड चैप्टर में आएगा, रियलिटी में अगर देखिएगा तो ये तो चैप्टर है ग्लैंड की, तो जो जरूरत थी यहाँ वो बता दी। समझ कि नहीं? इसलिए इससे कंफ्यूजन नहीं होंगे, जहां तक इसमें कंप्लीट होगा हम बता देंगे। आप बताइए फटाफट, हम इसको चेंज कर देते हैं, हमको आंसर चाहिए, फटाफट लिख के दीजिए एलिमेंट्री कैनाल का आंसर चाहिए हमको, आहार नाल का, आहार नाल आंसर चाहिए। कौन कौन आता है उसमें शॉर्टकट में, जैसे बक्कल कैविटी थी ना पहली, ऐसे बक्कल कैविटी ऐसे कॉमा देके लिखते रहेंगे, ओएसोफेगस, उसके बाद क्या आएगा इसे कॉमा देके लिखते रहिए, हमको चाहिए पूरा। और जो ये लिख देंगे वो दोबारा लेके देंगे, जो ग्लैंड थे सब ग्रंथियां जो पाचन में काम की थी उसका भी हमको चाहिए शॉर्टकट में। जैसे पहला था आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा क्या था आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसे करके आगे कौन कौन सी ग्लैंड थी बताइए फटाफट, आंसर चाहिए हमको। करेक्ट सर, अपेंडिक्स काम नहीं करता तो साग पच क्यों जाता है? अरे भैया साग जो है ना उसको हम आपको समझाने के लिए बोले हैं कि एक तरह का ये नॉर्मल सा घास ही है, पूरा उसको साग समझ गए। टॉन्सिल क्या होता है? वेरी गुड बाबू, टॉन्सिल बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर सही है। देखो भाई अब एक और चीज ध्यान दीजिए, सर टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल देखें आप लोग, टॉन्सिल मुंह में लटका होता है, ऐसे लास्ट में जाएंगे ना तो मुंह में लटका हुआ भाग होता है टॉन्सिल। तो वो जो टॉन्सिल होता है वो कीटाणुओं को मार देता है। ये टॉन्सिल देखो बाबू, ये ऐसे मुंह खोला हुआ है, ये जो हिस्सा लटक रहा है ये आपके मुंह में भी लटक रहा होगा, ये वाला हिस्से को हम कहते हैं टॉन्सिल। लास्ट में से मुंह खोल के देखें ना, ऐसा अंधेरा हो गया यहाँ पे, दिखाएं कैसे आप लोग को, फ्लैश लाइट जला के दिखाते हैं, सब में लटकता था, दिख रहा है वहां पे टॉन्सिल ऐसे लटकते रहता है। ये सोच रहा ऊपर नीचे होते रहता है, ये जो टॉन्सिल है ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी ऊपर भाग जाएगा कभी नीचे भाग जाएगा कभी। ये एक स्पीड ब्रेकर है, क्या है स्पीड ब्रेकर, इसके 2 काम होते हैं। देखो पहला जो ना स्पीड, अगर आप धड़ाधड़ खाइएगा ना ऐसे लेके तो टॉन्सिल में नीचे आ जाएगा, कहेगा पकड़वा धीरे को ना उन्हें नीचे अभी ऐसा थोड़े खाली घोट के चल जाना, धीरे को धीरे को, पहला एक स्पीड ब्रेकर कर दिया। दूसरा इसमें से निकलते रहता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या करता है, कीटनाशक होता है, कीटनाशक। टॉन्सिल होता है ना कीटनाशक होता है, ये कीड़े मकोड़ों मतलब जर्म्स को मार देता है खाना खाने में, इसलिए छोटे बच्चों में ना टॉन्सिल से ज्यादा निकलता है क्योंकि कुछ खाते रहता है। छोटा बच्चा देखिए ना पकड़ियो नहीं पाता सही से, कुछ ईंटा पत्थर पकड़ेगा करते रहेगा यहाँ पे, उसमें लाइसोजाइम ज्यादा होता है, उसको सब साफ कर देता है। समझ आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन जब कभी भी आप ज्यादा ठंडा चीजों को खा लेते हैं तो ये टॉन्सिल डिफेक्टेड होता है, और टॉन्सिल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ भाई, किसी सड़क पे अगर आप जा रहे हैं, सपोज कीजिए ये कोई सड़क है, ये सड़क है, और इस सड़क पर हमने एक स्पीड ब्रेकर लगा रखा है, ऐसे हल्का सा स्पीड ब्रेकर लगा दिए, तो आप यहाँ गाड़ी धीमा करेंगे, लेकिन अगर हम वहाँ स्पीड ब्रेकर की जगह पे इतना बड़ा लगा दे, पत्थर खड़ा कर दे, ले ससुरा जाइएगा, दिक्कत होगा गाड़ी ले जाने में। तो टॉन्सिल जो है वो नॉर्मल होता है, वो जानता है कि यहाँ खाना यहाँ जाएगा, केवल मेरे में टच होगा और हम उसमें कीटनाशक मिला देंगे, लेकिन इतना बड़ा लटक जाएगा फूल के तो दर्द करने लगा, फिर खाना घोटेंगे ना दिक्कत हो जाएगा। तो उसी को लोग कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है। तो आपने ज्यादा ठंडा उंडा खा लेते होंगे ना तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, ये ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो देहात में कहावत कहा जाता है कि अगर खाने पीने में अगर गलती से आपने बाल घोट लिया ना, बाल, महिलाओं का बाल तो घोट नहीं पाएंगे, उससे पगाह बराबर होता है इतना बड़ा, लेकिन गलती से पुरुष वगैरह का बाल घुस जाता है। तो हम लोग बचपन में ना जब टॉन्सिल बढ़ जाता था तो गिलास में पानी लेके, पता नहीं आप लोग के यहाँ ये परंपरा है कि नहीं, हम लोग के यहाँ परंपरा है कि ऐसे गिलास में पानी ले लिया जाता है और चाकू से ना उस पानी को ऐसे काट दिया जाता है, पानी कटेगा
को 3 बार घुमा दीजिए और पी लीजिए, तो ऐसा कहा जाता है कि टॉन्सिल ठीक हो जाता है। ये एक टोटका है। टोटका मतलब समझते हैं, अपनी मानो तो भगवान नहीं तो पता। कैसे किसी का नजर लग जाता है तो लाल मिर्चा डंडा वाला आपका ये क्या नाम है, मिर्चा हो गया, चौराहे की मिट्टी हो गया, झाड़ू का तिनका हो गया, और कुछ कुछ चीजें रख के सरसों, पीला सरसों वगैरह हो गया, और 7 बारी से हमरे बबुआ के नजर गुजर सब में भस्म हो जी तो चूल्हा में से जला दिया जाता है। और दादी लोग कहती थी, देख रहे हो इनको मिर्चा महका नहीं, नजर गड़ी लेती कोई। ये सब चीजें गाँव में होता है, वो लोग अपना अलग डॉक्टर होते हैं। टॉन्सिल समझ में आ गया? लौकुश कुशवाहा, अरे भैया राम जी के लड़का का नाम था लौकुश, दोनों का नाम अकेले रख लीजिए। लौ भी है कुछ भी। ये पूछ रहे हैं कि सर पेट के अंदर सारा जो ये प्रोसेस होता है ये अंधेरा में होता है क्या, अंदर भी कोई रोशनी रहता है? भैया अंदर सब अंधेरा है। ऑब्जेक्टिव नोट्स नहीं मिल रहा है बाबू, इसमें ऑब्जेक्टिव नोट्स बहुत कम चांस है। लास्ट में भले मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि टारगेट बैच है ना, कितना खींचेगा आदमी, इसको कंप्लीट कर देगा। बॉडी का लौकुश जी समझ में आ गया, अंधेरा ही रहता है। हो गया, चलो आगे दे। हिचकी क्यों आती है बाबू? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन आपका। बट हिचकी का रिलेशन डाइजेशन से नहीं है, वो रेस्पिरेशन से है, वो इपीग्लोटिक्स की वजह से आती है। इपीग्लोटिक्स जब हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, वो इससे नहीं है प्रॉब्लम हिचकी का। बिलिरुबिन लीवर बनाता है, जाके वहां मिल जाता है। पॉलिटी का क्लास नहीं चल रहा है, पॉलिटी का क्लास नहीं चल रहा है, किसी दूसरे से मिलिए बाबू, मतलब जो होशियार आदमी है। हिचकी क्यों आती है समझा दिए ना बाबू, इसमें नहीं बताएंगे, हिचकी इसके बाद वाले चैप्टर में है। आगे देखें भाई, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, किसी से मिली है, क्योंकि पीडीएफ जब डाउनलोड करते हैं तो गैलरी में नहीं आता है, वो डाउनलोड में चला जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है, गैलरी में नहीं आता है। इसलिए आप लोग को आदत है, व्हाट्सअप आएगा तो गैलरी में चला जाएगा, शेयर इट से गैलरी में आएगा, आप जाके फाइल मैनेजर में ढूंढिए, अपना पीडीएफ वहीं पे मिलेगा आपको। समझ आ गया? चलिए अब आगे समझाए कुछ। पाचन की क्रिया हो गई ना समझ। अगला देखिए, कह रहा है पाचन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए 2 चीजें इसमें पूछता है आपका, खाने को अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे इंजेक्शन कहते हैं, खाना अंदर लेना इंजेक्शन। और ये कई टाइप से होता है, इंजेक्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका डिफेक्शन हो जाता है। 5 चीजें होती है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं तो इंजेक्शन, इंजेक्शन। उसके बाद उसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको सोख लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब अंतःग्रहण, उससे एनर्जी बनती है, और जो खाना नहीं पचा उसे डिफेक्शन के तहत क्या किया जाता है, पचा के फेंक दिया जाता है। यही आपका पूछता है इंजेक्शन क्या कहते हैं, खाना को अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है, खाना को अंदर लेना इंजेक्शन। इसके बाद श्वसन तंत्र है, बड़ी आंत में बताइए तो बड़ी आंत में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है जो काम नहीं करता है। आगे बढ़े, पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई। रिवीजन के लिए कौन सा बुक बताते हैं आपको? एक चीज बताते हैं, आप कोई भी बुक लेंगे ना सब में सेम चीजें रहती हैं। आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, वो छोटा नहीं इतना चौड़ा होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन के लिए दे देंगे। लगभग लगभग बुक्स वही रहती है, बट क्या होता है ना, पब्लिकेशन वाले उनको पता है लड़कों की टेंडेंसी, लड़का बुक खरीदने जाता है बस 2 चीज करता है, एक मोटा देखता है, दूसरा वो मुश्किल से मुश्किल किसी बुक से 10 क्वेश्चन ही पढ़ता है, इसे खोलेगा अच्छा ये है, और वो देखता है ना कि किस एग्जाम का प्रीवियस इसमें ज्यादा दिया है। तो ओवरऑल हर एक बुक कोई भी ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छा आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, जो इतनी बड़ी किताब है जिसमें लिखा हुआ कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन दिया हुआ, वो ले सकते हैं। घटना चक्र ले सकते हैं, या फिर आपका कई चीज आता है, किरण आता है, कई चीज आती है, सब ले सकते हैं। सब में ऑब्जेक्टिव ही आपको मिलेंगे, कमो बेस सेवन। रीजन क्या, आप प्रीवियस ले लीजिएगा, पूछा क्या क्या है वही सबसे सिंपल होता है प्रीवियस में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ऑपरेशन का दोबारा कोई, अब समझो भाई कुछ एक्स्ट्रा बातें, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आप आगे कल करेंगे। अभी समझिए, एक आदमी को खाना पचने के लिए ना कम से कम 6 घंटे छोड़ना चाहिए, और इस 6 घंटे के बीच कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने सुबह 8 बजे नाश्ता कर लिया तो कंप्लीट सोचिए कि हम 2 बजे खाएं, पहला चीज 6 घंटे उसको टाइम दीजिए। बार बार छोड़ेंगे तो बार बार लीवर से निकालना पड़ेगा, बिलिरुबिन वगैरह ये सब चीजें। दूसरा चीज, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ढकच के पानी पी लेंगे ना, ढकच के पानी पीने मतलब समझते हुमच के, तो पानी आप कोशिश करिए कि जब आप खाना खा रहे हैं तो मैक्सिमम पानी पीजिए आधा गिलास खाना खाने के दौरान। रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे इसको, सब कहाँ गया जी, ये देखिए, ये हमारी जैसे ना पाचन की क्रिया हो रहा है, पेट वगैरह है यहाँ पर। अगर आप मान लीजिए 1 लोटा पानी पी लेंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है वो पंचुछुर हो जाएगा, इधर से कोलेसिस्टोकाइनिन ऊपर छुछुर, मतलब सब चीज पंचुछुर हो जाएगा। तो पंचुछुर हो जाने पे सीबीएसई वाला पंचुछुर को कहता है डाइल्यूट, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पानी ज्यादा मिला देंगे पंचुछुर हो जाएगा, खाना अच्छा से पचेगा नहीं, तो जो तेल वगैरह है वो ऊपर रह जाएगा, नीचे का एरिया हो जाएगा पच जाएगा, तो तेलौस रहेंगे तो कहेंगे एसिडिटी हो गया। तो खाना खाते वक्त कम से कम पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी नहीं पानी नहीं पिए, आधा गिलास पी सकते हैं मैक्सिमम, समझिए तो 1 गिलास। लेकिन कई आदमी खाना के दौरान 1 2 गिलास पी लेता है। जब खाना खा लिए हैं उसके 1 डेढ़ घंटे बाद दबा के पानी पी लीजिए, लेकिन उस टाइम नहीं, वरना खाना पतला हो जाए। दूसरा, खाना खाने के बाद आपको नींद आती होगी, देखें कभी, हाँ खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? देखिए पूरा बॉडी जो है ना, बॉडी में मेन ताकत का हिस्सा होता है ब्लड। जब कभी आप खाना खाते हैं तो शरीर के चारों ओर का ब्लड जो है वो इन सारी चीजों के पास आ जाता है, कहता है तुम पचाओ, मतलब जो ब्लड होता है ना, ब्लड ब्रेन से लेके A to Z चीज वो कहाँ पे चला जाता है, पेट में। अब कई लड़कों को लगता है कि सर पेट के अंदर ब्लड आ जाता है, नहीं। देखो भाई, जो पेट है बाबू, ये पेट की तो अपनी
अपनी भी दीवारें हैं, छोटी आंत की अपनी भी दीवारें हैं, छोटी आंत की दीवारों के बीच में ब्लड है। हम ये खाली जगह में नहीं बोल रहे हैं जहाँ खाना है, वरना उल्टी करते तो ब्लड क्यों आए नहीं आता। ये इसकी जो दीवारें हैं पेट की, जैसे ये पेट है, अब इस पेट की अपनी भी तो दीवारें हैं। हाँ, ये इतनी मोटी दीवार है, इस दीवार में भी तो ब्लड है कि नहीं है? इसमें भी तो एनर्जी चाहिए। तो देखिए पूरे पाचन को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो होता है ना, सिग्नल देने लगता है कि इसको, पेट को, बॉडी के ज्यादातर ब्लड जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, इस मोटे वाले मतलब मोटाई में चला, इसमें ब्लड नहीं आता, इसमें तो खाना रहता है, इसकी दीवारों में आ जाता है। और ब्रेन जो होता है ना, यहाँ ब्लड की कमी होने लगती है। इसलिए जैसे खाना खाइएगा तो शुरुआत के आधा घंटा में ज्यादा मेहनत होता है, तूर तार यहाँ ज्यादा होता है, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, तो ब्रेन बाकी चीज को छोड़ देता है। तो खाना के बाद आदमी लेटने लगता है। हाँ, इसलिए जब कोई काम करने जा रहा है तो कोशिश कीजिएगा उसके 1 घंटा तक कुछ ना खाए उससे पहले, वरना फिर खा लेंगे तो फिर नींद आने लगेगा। तो खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है समझ में आ गया आप लोग को। खाना खाने के टाइम ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास को कब करेंगे? लेकिन फिर वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा ना लड़का सबको, कोई दूसरे को दिखाएगा खान सका पीडीएफ। हाँ, फिजिक्स का क्लास होगा आज। कहते हैं स्वाक्षोश्वास, ब्रीदिंग, हिंदी में क्या कहेंगे? स्वाक्षोश्वास। स्वाक्षोश्वास, ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया? स्वाक्षोश्वास हो गया। अब आप कहेंगे ये क्या होता है सर ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग दो चीजों से मिलकर बना है। आप सांस लेते हैं अंदर, वो भी ब्रीदिंग है, और सांस बाहर छोड़ते हैं, वो भी ब्रीदिंग है। सांस का अंदर लेना भी ब्रीदिंग है, बाहर छोड़ना भी ब्रीदिंग है। यानी इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब निश्वसन, निश्वसन मतलब सांस का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब, एक्सहेलेशन मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, यानी निश्वसन, निश्वसन, निश्वसन और निश्वसन मतलब सांस का अंदर ले रहे हैं तो भी वो क्या है? श्वसन का काम है, और बाहर ले रहे हैं तो भी वो किस चीज का काम है? श्वसन का काम है। तो ये होता है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमें दोनों चीजें आ जाती हैं सब, ये चीज को याद रखिएगा। अब ये ब्रीदिंग से हमको ये समझना है कि किसमें कितनी चीजें जाती हैं सब। जैसे मान लीजिए कि अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो कौन सी गैस जा रही है, सांस बाहर ले रहे हैं तो कौन सी गैस जा रही है, ये दोनों चीज अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या है? इन, सांस अंदर आ रहा है, और ये क्या भैया? आउट, निश्वसन। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे भैया, इसमें केवल एक बिंदु मार देगा तो ये बाहर निकल जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो सिंपली समझ में आ जाएगा। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जैसे देखिए अंदर लिया, बाहर लिए, तो अंदर लेने को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, बाहर लेने को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। निश्वसन छोड़ दिए तो निश्वसन। अब आप जरा बताइए एक चीज, हम किस 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 चीज को अंदर लेंगे? यानी जो हवा में है उसी चीज को तो अंदर ले सकते हैं, अलग से क्या लेंगे हम अंदर लेने के लिए? जो हवा में रहेगा वही हमको मिल जाता है, और तो कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो हवा में क्या चीज है? हवा में आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीन गैस हमारे श्वसन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हवा में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। तो देखिए 78% जो नाइट्रोजन है इसका हमारे सांस लेने में कोई हेल्प नहीं करता है। सांस लेने में नाइट्रोजन लीजिए या नहीं लीजिए कोई मतलब नहीं। तो हमारी नाक जो है ऐसे सांस खींचती है, सांस को क्या करती है? खींचती है। तो ये सांस जब खींचेगी हमारे नाक, तो ये कहाँ से हवा खींचेगी? हवा वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ही खींचेगी। जैसे हमको इस कमरे में से खींच रहे हैं, आप जहाँ होंगे वहां से खींच रहे हैं, तो जितना नाइट्रोजन हम लेते हैं हमारा जो फेफड़ा होता है सेम उतना ही नाइट्रोजन वापस कर देता है कि भैया इसका तो जरूरत ही नहीं था, आप ये देख क्यों रहे हैं। ये हो गया। अब आप बताइए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ऑक्सीजन कितना परसेंट? ऑक्सीजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% है। कितना परसेंट है? 21% है। 21% हम लोग क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं हवा से। अब ध्यान दीजिएगा, अचानक क्योंकि बैक वाला सर्वर पे लोड आज ज्यादा हो गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूटर क्या होता है ना, आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किस सर्वर पे भेजेगा, लेकिन अभी पता नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर बंद हो जाए तो फिर दोबारा चालू करके ऑन कर लीजिएगा। देखिए 21% हवा में ऑक्सीजन है लगभग में। अब सांस लेने में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। इसलिए हमारा फेफड़ा कहता है कि भैया हम 21% लिए थे, इसका हम 4% तो लौटाएंगे ही नहीं। यानी 21% का 4% नहीं लौटाएगा, बाकी लौटा देगा। तो 21 में से 4 घटाइएगा तो 17%, यानी बाहर लगभग लगभग कितना छोड़ता है? 17%। लिया कितना था? 21, और बाहर कितना छोड़ा? 17, यानी 4% क्या कर लिया? कब्जा कर लिया अपना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03, 0.03। इसमें से 4% लिया तो इसमें 4% जोड़ देगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको छोड़ देता है लगभग 4%। लगभग कितना परसेंट छोड़ता है? 4%, हालांकि 4.6 होता है। तो ये हो गया आपको। अब इसको कैसे याद रखिएगा? एकदम सिंपल, नाइट्रोजन हवा में जितना लिया उतना ही लौटा दिया, ऑक्सीजन जितना लिया उसका 4% में हेरफेर कर दिया। तो बस इसी में हेरफेर है। ऑक्सीजन को 4% घटा दीजिए और CO2 को 4% बढ़ा दीजिए, हो गया आपका एक्सेलेरेशन। इनहेलेशन ये पूछता है अक्सर, ये चीज को याद रखेंगे। हम लेते हैं 78% नाइट्रोजन, छोड़ते हैं 78% नाइट्रोजन। एक्सचेंज किसका होता है? ऑक्सीजन और CO2 का। इसी का एक्सचेंज होता है। कितने परसेंट का एक्सचेंज होता है? 4% का। कितने परसेंट का? 4%। बस आप एक्सचेंज रेट याद रखिएगा, कितने परसेंट का होगा भैया? 4% का। यानी हम लिए CaCO3, कौन बोल रहा है भैया? CaCO3 तो भाई वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर हो जाएगा, पत्थर सांस में लेते हैं। 4% का 21 लिए तो छोड़ेंगे 7, और इसको 0.03% यानी 1% नहीं लिए थे तो छोड़ देंगे इसको लगभग 4%। दशमलव में आएगा 4.6 होता है, आपके मटेरियल में भी लिखा होगा 4.6, लेकिन 4 ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ना बहुत ज्यादा का डिफरेंस रहता है ऑप्शंस में, तो आप वहां आराम से मार सकते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं हुआ केवल सांस लेना या सांस छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को हम ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अंदर ले गए तो इनहेलेशन, बाहर छोड़े तो एक्सहेलेशन। हिंदी में
मार दीजिएगा तो नी श्वसन हो गया, ये आपका श्वसन के लिए। अब इस श्वसन के बाद आता है श्वसन मार्ग। श्वसन के बाद क्या आएगा? श्वसन मार्ग। हम सांस किस किस चीज से लेते हैं? श्वसन मार्ग में आते हैं सर। तो आपके पास मटेरियल होगा पीडीएफ, जिन लोगों का नहीं खुल रहा है वो जाके मिलिए किसी मोबाइल जानकार से, आपका डॉक्यूमेंट्स में चला गया होगा या फिर डाउनलोड्स में गया होगा, क्योंकि हम आपको मोबाइल चलाना नहीं सिखा सकते। श्वसन अंग देखते हैं हम लोग, किस किस पार्ट से श्वसन होता है, यानी ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ब्रीदिंग ऑर्गन, ऑर्गन समझते हैं, अंग, श्वसन अंग, श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन अंग। अब हम लोग किस अंग से सांस लेते हैं? बताओ भैया, किस अंग से सांस लेते हैं? माना नाक से सांस लेता है या मुंह से? कमेंट करके आंसर दीजिए। हम लोग इंसान जो है, मानो ह्यूमन, नाक से सांस लेता है या फिर मुंह से? आंसर किसका आ रहा है? नाक से, बोथ, दोनों से, दोनों से सांस लेते हैं भाई, किसी से सांस नहीं लेते हैं। देखो, हम लोग नाक से सांस ही नहीं लेते हैं, कंसेप्ट समझिए। बस 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 करिए, कमेंट नहीं कीजिए आप, देखिए दोनों गलत है। हम नाक से सांस ही नहीं लेते हैं और ना ही हम मुंह से सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं फेफड़ा से। हम किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। भैया नाक सांस लेने का एक रास्ता है, मुंह सांस लेने का एक रास्ता है। अगर मेरा नाक भी बंद कर दीजिए, मुंह भी बंद कर दीजिए और गले में बस एक छेद कर दीजिए तो हम यहाँ से भी सांस ले सकते हैं। हमारे गले का जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरा एक गले का नस डिफेक्टेड हो गया था, चोट लग गई थी उस पर, इसको काट के निकाल दिया गया, दूसरा नस लगाया गया सिलिकॉन का नकली। तो हम जिस गले वाले डिपार्टमेंट में बीएचयू में हम ऑपरेशन करा रहे थे, तो हमारे बगल में एक दादाजी का ऑपरेशन हुआ था, बहुत एजेड थे वो, लगभग 50-60-70 साल के थे। तो उनका ना नाक और मुंह से सांस ही नहीं ले रहे थे, यहाँ एक पाइप लटकती थी, वो इससे सांस लेते थे, खांसते थे ना, तो इसमें से बलगम निकलता था। तो याद रखिएगा, हम कह रहे हैं अंग की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन सांस ले रहा है, और आप जो है ना वो अंग नहीं दिख रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, यानी आप आंसर दे रहे हैं पाथ का। तो एग्जाम में ना दोनों क्वेश्चन पूछेगा, पाथ कौन सा है और ऑर्गन कौन सा है। आप बताइए नाक सांस क्यों लिया? जब तक फेफड़ा मांगा ही नहीं तो नाक सांस नहीं लेगा। और अगर हम सांस नाक से लेते, ध्यान से समझिए, अगर हम सांस नाक से लेते तो कोरोना में हम मरते क्यों? क्योंकि कोरोना में तो भैया फेफड़ा प्रभावित होता है, सांस नाक से ले रहे हैं तो छिनिक दो, सब कोरोना चल गया। तो हम सांस फेफड़े से लेते हैं। जितने भी लोग, जितने भी जानवर हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्तनधारी या मैमल्स। क्या कहते हैं? स्तनधारी या मैमल, स्तनधारी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैमल, मैमल्स कहते हैं। ये सांस किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, फेफड़ा से। फेफड़ा को हिंदी में फुसफुस भी कहा जाता है, आगे समझाएंगे। लंग्स, इसको क्या कहते हैं? लंग्स। ये लोग सांस लेते हैं लंग्स से। मैमल्स में बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जब छोटे थे, 8-9 में पढ़ते थे, तो मैमल्स में हम लोग को लगता था कि मेल जो होता है वो स्तनधारी नहीं होता है, केवल फीमेल होती है स्तनधारी। ऐसा हम लोग का मानसिकता था। आप लोग में भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मेल के पास स्तन थोड़ी होता है। भैया मेल के पास भी स्तन होता है, फीमेल के पास भी स्तन होता है, दोनों के पास स्तन होता है। लेकिन अंतर क्या है कि फीमेल में स्तन ग्रंथि होती है, उसके अंदर एक फीमेल में जो होता है ना, स्तन ग्रंथि पाया जाता है, उसमें ग्लैंड पाया जाता है, जिस वजह से जब कोई भी फीमेल, चाहे वो जानवर में हो या फिर मानव में हो, आप मानव में देखेंगे तो 10-12 साल के लड़का हो या लड़की हो, दोनों के स्तन एक समान होते हैं। लेकिन 12 साल के बाद लड़कियों में चूंकि स्तन ग्रंथि होती है, इसलिए उनका स्तन का निर्माण होने लगता है, और पुरुष में स्तन ग्रंथि ही नहीं होती है, इसलिए पुरुष का जो स्तन पैदा होते समय था वही बाहर बड़े होकर भी रहता है। तो स्तन दोनों में होता है, इसलिए इन्हें हम स्तनधारी कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों स्तनधारी हैं। महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है जो 12 साल के बाद एक्टिव हो जाती है, वरना 12 साल से पहले देखेंगे तो लड़का लड़की का स्तन दोनों सेम ही रहता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर मेरा मोबाइल वीडियो नहीं खुल रहा है मोबाइल में। सिक्का किसका निकल जाता है, हजम कैसे हो जाता है? एक आदमी कह रहे हैं कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, फी वापस कर दीजिए। फी रेजर पे से वापस करना पड़ेगा, हमारे पास में कंट्रोलिंग में नहीं है, ठीक है? पहले बता देते हैं, आप अच्छा मानिए चाहे बुरा मानिए, आपके फी वापस करने के लिए हमको कोई स्टाफ लगाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी में जाकर पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आलतू फालतू नहीं, आप खूब से खूब कर सकते हैं तो हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको क्लास परचेज करने से पहले यूट्यूब पे आपके डेमो वीडियोस पड़े रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए रहते हैं। इसके बाद अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेमेंट आपने डायरेक्ट हमें नहीं किया, पेमेंट हमको अपने रेजर पे के थ्रू किया। हमें वापस करने के लिए खुद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा मेरे पास नहीं है, रेजर पे के पास है। हम वो ईमेल आईडी उसको करेंगे, वो करेगा, बहुत तामझाम हो जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए आप किसी के पास भी देखेंगे ये फैसिलिटी होगा, मेरे पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है। आगे देखिए, स्तनधारी किससे सांस लेते हैं भैया? तो ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ना मछली की। मछली को फिश कहते हैं, फिश लिख देते हैं, मछली, फिश। ये किससे सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है वो गिल्स से सांस लेती है। किससे? गिल्स, फेफड़ा ये या गलफड़ होता है। गिल्स को हम लोग क्लोम कहते हैं। क्या कहेंगे हिंदी में? क्लोम। इसी का एक और नाम होता है आपका गलफड़, गलफड़। इसका नाम क्या होता है? गलफड़ होता है। समझ आ गया कि नहीं? गिल्स का ही नाम क्या हो गया? गलफड़ हो गया मछली का। इसके अलावा अगर आप मेढक को देखिएगा तो मेढक 3 तरह से सांस लेता है। मेढक कितने तरह से सांस लेगा? 3 तरह से, क्योंकि मेढक की 3 अवस्थाएं होती हैं। मेढक जो होता है ना, फ्रॉग, मेढक, मेढक ये 3 तरह से सांस लेगा। पहला, जब वो बच्चा रहेगा तो उसे कहते हैं टेडपोल। बच्चा रहेगा तो क्या कहते हैं? टेडपोल। तो इसके अंदर भी गलफड़ होता है, गिल्स होते हैं। टेडपोल जो होता है, मेढक का बच्चा मछली की तरह दिखता है। आप मछली के देखिए, हम लोग बचपन में ना मेढक पकड़ के लाते थे, हम लोग को लगता था कि मछली है, जब बड़ा होकर मेढक बन जाता था, तो उसी को कहा जाता है टेडपोल। देखिए ना, आप लोग भी इसको किए होंगे, पकड़े होंगे इस तरह से। देख रहे हैं, ये क्या है? मछली थोड़ी है, ये मेढक का बच्चा टेडपोल। ये भी सेम मछली की तरह ही होता है। तो जब ये बच्चा होता है ना, तो इसके क्या होता है? ये गिल्स सांस ले लेता है, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है? आगे बढ़ जाए,
तो मेढक का जो बच्चा वो टेडपोल हो गया। जब मेढक बड़ा होता है, मेढक मतलब जो जवान हो जाता है, जवानी लिख देते हैं यहाँ। मेढक अपने जवानी में सांस कैसे लेता है? हम लोग की तरह लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं लंग्स से, फेफड़ा से सांस लेने लगता है। किसके थ्रू लेता है? नाक के थ्रू। सीधे फेफड़े में छेद थोड़ी अगर सांस ले ऐसे ऐसे सांस ऐसे नहीं ना लेगा भाई, वो रास्ता तो रहेगा ना वहाँ पे। तो लंग्स से सांस लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। लेकिन जब ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, निष्क्रिय मतलब जब एकदम अनएक्टिव, हिंदी में क्या कहते हैं? अनएक्टिव। निष्क्रिय को हिंदी में हम अनएक्टिव कहते हैं, मतलब इंग्लिश में, बात समझिए, इंग्लिश में अनएक्टिव कहते हैं, यानी अनएक्टिव। जब ये अनएक्टिव कब हो जाता है? अनएक्टिव कब हो जाएगा? बरसात का दिन जब खत्म हो जाता है तो मेढक ना जमीन के अंदर घुस जाता है मिट्टी खोद कर। मिट्टी खोदने से क्या होता है? मिट्टी के अंदर भी हवा रहती है, लेकिन वो हवा बहुत कम रहती है। जैसे पेड़ पौधों का जो जड़ होता है हवा में सांस लेता है, अगर पेड़ पौधे के जड़ को हवा में सांस लेने की जरूरत नहीं रहती तो जमीन में क्या छत पे उगा दीजिए, पेड़ पौधा नहीं उगेगा, वो अंदर से वो भी हवा वगैरह खींचता है। तो ये क्या करता है? जानता है कि अंदर तो खुद ही हवा की कमी है, तो एक काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा सांस खींचते हैं तो पूरे स्किन से सांस लेने लगता है, पूरे चमड़ा से हवा खींचता है, उसको इकट्ठा करके फेफड़ा में लेके चला जाता है। आप किसी भी रास्ते से सांस लीजिए, किसी भी रास्ते से आप क्या करिए, सांस लीजिए, आपका जो है वो सांस जाएगा कहां पर? फेफड़ा में जाएगा। कहां जाएगा? फेफड़ा में। आगे देखिए, अगला देखते हैं। मेढक का समझ में आ गया। मेढक 3 तरह से सांस लेता है। अब एग्जाम में आपका कौन सा पूछ रहा है ये याद रखिएगा। मेढक का बच्चा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चा को क्या कहेंगे? टेडपोल कहेंगे। सर पीडीएफ इंग्लिश में करवा दीजिए ना, वेस्ट बंगाल से हूं भाई, पीडीएफ इंग्लिश में बहुत टाइम लग जाएगा। अब अच्छा बताइए, वेस्ट बंगाल से हैं आप, बताइए जरा देखिए। तो हम यहाँ क्या लिखे? मेढक। इसको आप वेस्ट बंगाल से, आपको नहीं पता इसको क्या कहा जाता है? फ्रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉक कहा जाएगा। टेडपोल गिल्स, हम तो 80% तो इंग्लिश ही लिखते हैं, जवानी नहीं समझते हैं। एडल्ट, मेढक, एडल्ट बोलते तो हम दोनों है ना। आप अगर पीडीएफ सामने रखे रहेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन अब आप कसम खाएं कि नहीं सर जी हम यही करबे करेंगे तो दिक्कत होगा। आगे देखिए। हाँ बाबू, हिंदी में बेंग बोलते हैं कर रहे सर, मेढक में हिंदी में बेंग बोलते हैं, हम लोग बेंचा बोलते थे। और कहा जाता था कि मेढक को मार देंगे ना तो 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध थी। मेढक मारने से कान पक जाता है, पहला बात, मेढक मार देंगे तो कान पकने लगता है। और दूसरा कहते थे मेढक मार दोगे ना तो गूंगी पत्नी मिल जाएगी। अरे भैया, जिनको गूंगी पत्नी मिली बहुत नसीब वाला हो, नहीं तो लबड़ लबड़ बोलेगी ना, फिर देखेंगे कुछ बोलिएगा उसका जवाब पक्का देगी वहां पे। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोग का क्लास लेट हो गया पति पत्नी के झगड़ा के चक्कर। मन कर रहा था ना मोटका बांस ले ले, हरा रंग का एकदम कच्चा, और दोनों के खोपड़िया पे मार दे। 2 बांस लड़कवा को, 22 बांस लड़किया के एकदम भेजे पे मार दे। अरे दोनों लड़ रहा था, सब मानता ही नहीं है सब। आगे देखिए, लड़की लोग को ना घर बर्बाद करता है कौन? उसके नैहर वाले सब। नैहर वाला चढ़ा देता है, अरे बेटी तो हमरी है, हमरी है, हमरी है। नैहर वाला बेटी को नहीं रहा। लड़की का 2 सबसे बड़ा दुश्मन है, एक उसका नैहर वाला, एक उसका बॉयफ्रेंड। ये उसकी ओरिजिनल लाइफ को खराब करेगा। लड़की लोग जो क्लास कर रही है ना, याद रखना, बॉयफ्रेंड को क्या मतलब रहता है? उनको कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए। उसको गाली दे दीजिएगा, ऐसा लगेगा क्या थोड़ा टाइम पास करना है, भाग पड़ाव के बाद यहाँ पे। और नैहर वाले 2 से 3 साल लड़की को रख सकते हैं, इसके बाद नैहर वाले कहेंगे खुद ये खचरी थी। लड़की को समझ में आता नहीं, जब समझ में आता है बहुत देर हो चुका है। कुछ ससुरे लड़के भी खचरा होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, कौन समझाएगा? आज मैं पॉलिटी का क्लास लेट हो गया इन सब के चक्कर, फिर कान पकड़ लिए। ब्याह शादी वाला मैटर हमरा से ना होगा, सोचा यूपीएससी से टॉप है लड़की को समझाना। आगे देखिए, इसके बाद आता है इंसेक्ट। बंगाल के लोग देखेंगे इंसेक्ट क्या आता है। इंसेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कीट, कीड़े मकोड़े या कीट कहते हैं। ये कीट जितने होते हैं ये किससे सांस लेते हैं? ये सांस लेते हैं ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं सांस नली। क्या कहेंगे? सांस नली, सांस नली। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? सांस नली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े सर, नेट इतना खराब चल रहा है तो आपका ना काम है भैया, नेट खराब चल रहा है तो हम कैसे करेंगे? फतिंगा कहते हैं, हाँ वेरी गुड। कीट को फतिंगा भी कहा जाता है। तो इंसेक्ट या कीट या फतिंगा, फतिंगा में कौन आ जाएगा? मच्छर आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगी, बिच्छू आ जाएगा, ये सब कीड़े मकोड़े होते हैं। तेलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच आ जाएगा, ये सब कीड़े मकोड़े इंसेक्ट में आता है। बंगाल के लोग भी समझेंगे ध्यान से। आप देखिए ध्यान से, पंजाब वाले लोग सब लोग देखिए, थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा ना, सब हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार इंग्लिश करेंगे हिंदी करेंगे, दोनों कॉमन समझिए। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो सांस जो होते हैं ना डायरेक्ट फेफड़ा में लेके चले जाते हैं सर, डायरेक्ट। यहाँ फेफड़ा के पास एक छेद होता है उनके पास यहाँ पर, और यही एक नली होती है जिस नली को हम कहते हैं सांस नली। क्या कहेंगे? सांस नली। इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब बायोलॉजिकल नाम है ट्रैकिया। यहीं पे एक छेद होता है, यहाँ नाक से नहीं लेते, यहाँ से सांस लेते हैं। और तो ऐसे चलते हैं कॉकरोच वगैरह। कॉकरोच देखेंगे नहीं, तेलचट्टा कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। मेढक का बच्चा किससे सांस लेता है? कॉकरोच, ये तेलचट्टा। देखिए ये जो कॉकरोच होते हैं सब, इसके अंदर होता है सांस लेने वाला, ट्रैकिया इसके नीचे होते हैं सब। अरे भाई नेट क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? देखिए ये कॉकरोच में सांस लेने के लिए अलग अलग जगह बनाए गए हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। कॉकरोच भले आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सांस कहाँ से लेता है? अंदर से लेता है। कॉकरोच दिख रहा है ना, ये सांस कहाँ से लेगा? अंदर से लेगा। कहाँ से? देखिए यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं। सांस ये यहाँ से लेता है, इस वाले पार्ट से। यहाँ इसका सांस की नली है। सांस नली इसकी कहाँ छुपी हुई है? अंदर में है इसकी सांस नली। सोचिए कहाँ पर इसकी सांस नली है? इस एकदम अंदर में। ये दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ पर छुपा है सांस नली इसका। यहाँ से सांस लेता है ट्रैकिया। सांस नली सीना के पास एक छेद होता है, इस छेद के पास से ये सांस ले लेता है। और हम लोग को लगता है कि सांस ये मुंह से लेता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं इसका, एंटीना ये सिग्नल है। ये क्या करता है? सिग्नल है। जहां कहीं कमरे में हलचल होगा तो इसका एंटीना पे झन झन वाइब्रेट करने लगे। आप दरवाजा खोलेंगे तो हल्का वाइब्रेट होता है ना, इसका एंटीना झनझनाने लगे, समझ जाएगा कोई आ गया, भागो भागो भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीना हम लोग बचपन में इसका एंटीना पकड़ के उठा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब भी कॉकरोच से डरती नहीं है सर। लड़की कब कॉकरोच से डरती है सर? जब अगल बगल में कोई लड़का रहेगा तब। देखेंगे अगल बगल में लड़का, कॉकरोच देखिए, ओ माय गॉड आई एम सो सॉफ्ट, आई एम वेरी अफ्रेड फ्रॉम दिस कॉकरोच। हम डर गए, बाप रे हम कितने कोमल हैं, ओ माय गॉड। लड़का सब देखो देखो हम कितने सीधा है। अब नहीं रहोगे तो कॉकरोच पे चढ़ जाती है।
लड़का हो या लड़की, ये दोनों का रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसका आगे कौन खड़ा है। लड़का मोटरसाइकिल नॉर्मल चला गया, देखिए कोनो सुंदर लड़की है ना, ओए क्या भाग से उसका अभिनंदन पायलट बन जाएगा वहां पे। तो ये कॉकरोच वगैरह जो होते हैं ये सांस कहाँ से लेंगे? सब यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप किसी कॉकरोच का ये सर काट देते हैं ना, इसे किसी कॉकरोच का सर काट दीजिएगा तो सांस यहाँ से तो ले ही नहीं रहा था, तो मरेगा ही नहीं। कॉकरोच का सर काट देने से नहीं मरेगा, क्योंकि वो सांस तो नीचे से ले रहा था यहाँ से, तो सर काट देंगे ना तो इसे चुपचाप खड़ा रहेगा। जब आप चल जाएंगे तो उठ के चला जाएगा, कहीं का सर काट दिया मेरा यहाँ पे। और 13 दिन तक, वो 11 दिन तक जिंदा रहेगा ये। लगभग कितना दिन जिंदा रह सकता? 11 दिन से। 11 दिन बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसे भूख जब लगेगी ना तो खाना कहाँ से खाएगा? सांस से ये नहीं मरेगा, भूख लगेगी तो ये खाना नहीं खा पाएगा, तो स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएगा ये। जिस तरह से जैन धर्म में स्टारवेशन होता है ना, संलेखना जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये मर जाएगा कॉकरोच। तो कॉकरोच या इंसेक्ट जितने होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं भैया? ट्रैकिया से लेते हैं, सांस नली से जो यहाँ छेद होती है। हम लोग ट्रैकिया से नहीं लेते, हम लोग भी ट्रैकिया से लेते हैं। कब? जब किसी का नाक या आंख में, नाक या मुंह में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हम बताएं ना, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एक दादाजी बगल में थे कोई, उनका यहाँ से निकाल दिया गया था एक नली, तो वो एक टेम्पोररी चीज था, वो डॉक्टर्स ने किया था, बट हम परमानेंटली ट्रैकिया से थोड़ी लेते हैं। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वो आपकी मधुमक्खी हो या कुछ भी हो, ये लोग सांस कहाँ से लेंगे? लोग ट्रैकिया से सांस लेते हैं। आगे बढ़े, इसका हड्डी तो बाहर होता है, कंकाल में बता दिया था कॉकरोच की हड्डी क्या होती है, बाहर होती है, इसलिए इसको चढ़ जाइएगा तो हड्डियां टूट जाएगा, फिर उठ के चला जाता है। कॉकरोच लाल हिट मारा जाता है इसके लिए। कॉकरोच के लिए कौन सा हिट होता है? लाल हिट। और इसके लिए काला हिट से नहीं मरेगा, इसके लिए आता है सीबीएसई बोर्ड वाला किससे मारता है सर? लाल हिट से। और जितना हिंदी मीडियम वाला होता है सर, लाते से खान देता है सर, चाहे झाड़ू से मार देता है। सीबीएसई वाला स्प्रे रहता है, बसाएगा सर तो परफ्यूम मारेगा सर। काला हिट मच्छर के लिए, लाल हिट इसके लिए, सब सीबीएसई वाला है सर। आगे समझिए, कीड़े मकोड़े समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत? अगला क्या करता? अगला टेडपोल समझते हैं कि नहीं समझते? बिच्छू भी तो कीड़े मकोड़े में आता है। बिच्छू भी किससे लेता है? ट्रैकिया से। उसके ट्रैकिया को बुक लंग्स बोला जाता है। उसके ट्रैकिया को क्या कहेंगे? बुक लंग्स लेंगे। मानव किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा जमीन के अंदर तो त्वचा से ले लेता है। वेरी गुड। टेडपोल यानी मेढक का बच्चा। कीड़े मकोड़े जितने जलीय जीव है बताइए तो किससे लेते हैं? जितने भी जलीय जीव होते हैं वो किससे लेते हैं? जलीय जीव, अरे भैया गल्स से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, फेफड़ा से। मछली का फेफड़ा नहीं देखते हैं, गिल्स से वो लोग सांस लेते हैं। मछली का फेफड़ा होता है गिल्स। गिल्स नहीं समझते हैं? फेफड़ा, फेफड़ा कर रहे हैं, गलफड़, गलफड़, गिल्स, गिल्स। ये देखे होंगे मछली का साइड में क्या रहता है? गिल्स रहता है। कोई भी मछली देखेंगे ना तो उसके साइड में क्या बना रहता है? गिल्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ा, गलफड़ कहते हैं। ये मछली हो गई। देखिए ये है गिल्स मछली का, इसी को कहते हैं क्लोम या गिल्स। ये वाला हिस्सा से सांस लेती है कोई भी मछली। आगे बढ़ जाते हैं सांस वाले एरिया में। स्नेक किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। सांप किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। वो नाक के रास्ते किससे ले लेता है? फेफड़ा से। आगे बढ़े, ये हो गया आपका मोटा मोटी सांस का। जितनी भी प्रोकैरियोटिक जीव है यानी अमीबा वगैरह, वो विसरण द्वारा, ट्रांसफ्यूजन द्वारा सांस ले लेते हैं, अपने शरीर को फुलाते हैं, फिर पचकाते हैं, बीच में जो हवा आ जाती है उससे वो सांस ले लेते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, हम लोग जो मानव, अभी एक्चुअली हम लोग को तो पढ़ना है मानव वाला, तो हम मानव वाला पढ़ते हैं। ये याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आता है, यहाँ पे याद रखेंगे। हम लोग जितना सांस लेते हैं उसमें कितने % ऑक्सीजन का फेरबदल होता है? तो हम लोग जो सांस लेंगे उसका टोटल 4% का फेरबदल होता है। अब हम लोग आते हैं मानव के बारे में। देखिए कमेंट बैकेंड वगैरह सब लोग कमेंट बंद करेंगे। हम लोग जो मेन सांस लेते हैं वो नाक से सांस लेते हैं। पहला कहाँ से लेते हैं सांस? नाक से। तो पहला जो सांस जाता है वो सबसे पहले नोज में जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नास्ट्रिल। बंगाल के लोग समझेंगे नास्ट्रिल कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? नास्ट्रिल। हिंदी में उसे कहते हैं नासा छिद्र। नास्ट्रिल को क्या कहेंगे? नासा छिद्र। नासा छिद्र, क्या ठो छिद्र होता है? 2 ठो। नासा छिद्र में क्या ठो छिद्र होता है? 2 ठो। नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र, ये हो गया नासा छिद्र। देखिए 2 ठो छेद है, सबके नाक में कितना छेद होता है? 2 ठो छेद होता है सांस लेने के लिए, यहाँ पे समझ गया। उसके बाद सांस कहाँ जाता है? नासा कपाट, नासा कपाट, कपाट, नासा कपाट। इसको ये नाक का ये वाला हड्डी जो होता है ना, नासा कपाट, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग नासा कपाट कहते हैं। यानी ये जो नोज के पीछे का जो चेंबर होता है, ये जहाँ हड्डी होती है, देहात में बोलते हैं ना भीनास फोड़ दिया ना, बचपन में आदमी उंगली ऐसे करके फाइट बना के नकिए पे मार देता था, तो ये वाली हड्डी टूट जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? भीनास फूट गया। तो नासा छिद्र के बाद क्या आएगा? कपाट। इसे ये वाला का चेंबर कहते हैं, वाल्व बोलेंगे, कपाट कहिए या वाल्व कहिए, नासा वाल्व कहेंगे। तो ये यहाँ पे चला गया। इसके बाद क्या आता है? फायरिंग्स आता है। फायरिंग्स मतलब होता है मुंह का छेद, फायरिंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रासनी, ग्रसनी, ग्रसनी, फायरिंग्स, फायरिंग्स होता है, ग्रसनी होता है, फायरिंग्स। फायरिंग्स आप देखे होंगे, नहीं देखे भाई? कल हम फायरिंग्स आपको दिखाए थे। देखिए यही है फायरिंग्स। ये जो टॉन्सिल देख रहे हैं, ये टॉन्सिल, टॉन्सिल के बाद जो आप छेद देख रहे हैं, ये यानी मुंह खोल के जो लास्ट का छेद दिखता है उसे हम लोग कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहेंगे? फायरिंग्स। फायरिंग्स में खाना भी जाता है और सांस भी जाता है, क्योंकि सांस लीजिएगा तो ऊपर से जो सांस आ रही है वो भी यहीं पर आती है नाक के थ्रू, और खाना भी यहीं से आता है। यहाँ से तो दोनों सेम जाता है। तो जो हल्लक होता है, फायरिंग्स देहात में क्या कहते हैं? हल्लक होता है, हल्लक। ऐसे नहीं कहता हल्लक में से निकाल लेंगे, हल्लक में हाथ डाल के निकाल देंगे। देहात में गाली देते हैं सब, कहते हैं राखी लगा के, मतलब राख जो होता है ऐस, राख लगा के जीभ खींच ले वो हल्लक से। हल्लक मतलब क्या होता है? फायरिंग्स होता है। आप लोग देहात में नहीं रहे हैं, देहात में तो आधा बायोलॉजी सब गरिया के पढ़ा देती हैं सब। फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स के बाद ये जाता है आपका लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं स्वर तंत्र। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, लैरिंग्स, लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या होता है? स्वर तंत्र। इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये तो देखो भैया,
ये क्या हो गया फेरिंग्स, और गर्दन में क्या है लैरिंग्स, इसी से हमारी आवाज निकलती है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। देखिए अगर हम यहाँ मारेंगे तो आवाज चेंज हो जाएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर यहाँ मारने लगेंगे तो आवाज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आवाज यहीं से आ रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स, क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स। और कहीं मारिए ना आवाज चेंज नहीं होगा, मुंह हाथ कहीं मारिए आवाज चेंज नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन यहाँ मारने लगेंगे थोड़ा थोड़ा भी तो आवाज आपका चेंज होने लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आवाज यहीं से आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। और कहीं पे भी धीरे धीरे मारते अब हुमच के मार दीजिएगा पंचड़िया में तो वहीं जाएगा, उसका तो आवाज चेंज हो जाएगा। नॉर्मल मारिएगा तो यहीं से आवाज चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं। रोहित बाबू पीडीएफ इंग्लिश में वोकल कार्ड होता है, 20 बार कहेंगे बाबू पीडीएफ में। पापाई रॉय, अच्छा रॉय जी बंगाल वाले, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए आपके पीडीएफ में भी इंग्लिश है वर्ड है, लेकिन कसम खा के पूछे तुम क्या बोले आपको। अगला देखिए स्वरतंत्र हो गया, लैरिंग्स वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर लैरिंग्स हो गया, ये हो गया आपका नासा छिद्र और नासा कपाट, ये तो नाक में ही हो जाता है। नाक का शुरुआती भाग नासा छिद्र और नाक का लास्ट का भाग नासा कपाट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स देखिए ये हो गया, यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी, गर्दन के पास 2 चीजें मिलेंगी, या नाक के पास 2 चीजें मिलेंगी। ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएगी, नाक के पास मिल जाएगी, और ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएगा, गर्दन में मिल जाएगा। गर्दन में कहाँ, ये हो गया लैरिंग्स। ठीक इसी का ऊपर देखें तो फेरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, समझे, नासा छिद्र नासा कपाट फेरिंग्स लैरिंग्स, नासा छिद्र नासा कपाट फेरिंग्स लैरिंग्स, हो गया 2 चीजें हो गई। सॉरी, इसके बाद आता है आपका सांस नली, क्या आएगा सांस नली, सांस नली, सांस नली, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहेंगे ट्रैकिया, इंग्लिश में देखिए बंगाल के लोग ट्रैकिया लिखा हुआ है इंग्लिश ट्रैकिया। ये सांस नली जो होता है ना, इसे क्या कहा जाता है ट्रैकिया कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही सांस लेने का काम करता है। ट्रैकिया आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, ट्रैकिया आगे जाके कितनी भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रोंकाई, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, ब्रोंकाई, इंग्लिश में भी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये जो 2 नली बढ़ गई इसे क्या कहेंगे ब्रोंकाई कहेंगे। ये क्या हो गया ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई से बहुत सारी छोटी छोटी नली निकली होती है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे ब्रोंकियोलेस। तो इसके बाद क्या हो गया ब्रोंकियोलेस हो गया, ब्रोंकाई के बाद क्या हो गया ब्रोंकियोलेस, 7वां ब्रोंकियोलेस। इंग्लिश ही लिख देते हैं, दोनों का तो एक ही होता है, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। ये छोटका छोटका को क्या कहेंगे ब्रोंकियोलेस कहेंगे, छोटका छोटका को ब्रोंकियोलेस कहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहेंगे ब्रोंकियोलेस। इसके मुंह पर ना गोल गोल गुच्छा पाया जाता है, राउंड राउंड शेप का क्या पाया जाता है गुच्छा पाया जाता है। ये गुच्छा जो होता है ब्रोंकियोलेस के ऊपर पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली। क्या कहेंगे एल्वियोली, वायु कोष्ठक, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं वायु कोष्ठक, वायु वायु कोष्ठक, एल्वियोली, एल्वियोली कहते हैं। हो गया, ये हो गया एल्वियोली। ये 8 चीज याद हो गए, समझ जाइए यही हो गया आपका फेफड़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप फेफड़ा किसको पढ़ते हैं पता है, आप इसके बाउंड्री को फेफड़ा कहते हैं। देखिए यहाँ बाउंड्री बना दिए, ये आप इस बाउंड्री को फेफड़ा कहते हैं, जबकि ये बाउंड्री फेफड़ा तो ये तो बच्चों के लिए बाउंड्री बना दो तो फेफड़ा हो गया, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो इस सबको मिला देंगे ना तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले सांस देखिए, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, 2-2 का ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ 2 ग्रुप, नासा छिद्र नासा कपाट ग्रुप हो गया, नासा छिद्र नासा कपाट दोनों नाक में मिला, गर्दन में 2 चीज मिलेगा, ऊपर में फेरिंग्स जहाँ से खाना आ रहा है फूड आ रहा है तो फेरिंग्स, नीचे वॉइस जा रहा है तो लैरिंग्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया, नासा छिद्र नासा कपाट फेरिंग्स लैरिंग, नासा छिद्र नासा कपाट फेरिंग्स लैरिंग। उसके बाद एक चीज ट्रैकिया, ये सिंगल रहेगा, ये सांस लेने के काम में आएगा ट्रैकिया। क्या आएगा ट्रैकिया। तो 2-2 का ग्रुप फिर एक बनाएंगे, पहले 2 का ग्रुप लैरिंग्स फेरिंग्स, सॉरी नासा छिद्र नासा कपाट लैरिंग्स फेरिंग्स, उसके बाद एक का ग्रुप, एक क्या हो जाएगा ट्रैकिया। एक